Assalamu alaikum. It's me Mehboob Ali Mughal. Today we will discuss our new topic related to chapter number 12 electrostatic. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या प्रोसेस, उसके बाद हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे चार्ज में पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बनती है, और उसके बाद फिर हम कैसे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव जो है वो रिपल करती है, नेगेटिव जो है वो भी रिपल करती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, और इस अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको किसने डिस्कस किया, चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम्ब में। इन इसका मकसद है हम कूलम्ब्स लॉ भी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली हमें पता होता है कि मैटर जो है वो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और सिंगल एटम, एंड atom constitute three particles: electron, proton, neutron. Both proton and neutron are bounded in nucleus. So nucleus is considered to be positive charge and electron जो है वो revolve करता है around nucleus, तो electron have a negative charge. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, वो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है ऑन इलेक्ट्रॉन टू पुल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि सन जो है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है ऑन अर्थ, मार्स, जुपिटर, वेरियस प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अब ये जितने भी प्लैनेट्स जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, तो ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करते हैं थ्रू इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वजह से जो है वो अर्थ या जुपिटर जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करता है थ्रू इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो स्टडी अबाउट चार्ज विच इज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, इसको भी आप कह सकते हो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ज है क्या। जिस तरीके से आप मास को डिस्कस करते हो, मास इज व्हाट, अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसके जरिए आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी का अगर उसको उसकी क्वांटिटी भी मालूम हो, वो कितना दूर आपस में है, तो इसके जरिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करते हो। और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ही कंपेयर किया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि ये दो बॉडीज जो हैं वो कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, और मास की जगह पर हम डिस्कस करते हैं चार्ज। तो मास आपका है क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो चार्ज बेसिकली क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Property of matter which has tendency to produce attraction or repulsion to other चार्जेस और बॉडीज। तो ये चार्ज की स्टेटमेंट आ जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे कि आपका मास में क्वांटिटी ऑफ मैटर, इस वजह से यहां पर हम चार्ज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अट्रैक्शन और रिपल्शन टू अदर्स। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन कैसे होती है बिटवीन टू चार्जेस, तो अट्रैक्शन पर आ जाते हैं सबसे पहले। भाई लार्ज चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये रिपल करती हैं। like charges repel each other.
अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन सिमिलर चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बनती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनती है। लेट सपोज करते हैं हमने बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट, लेट सपोज करता हूं मैं सोडियम एलिमेंट की बात करता हूं। सोडियम एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास जो है वो 23 है। 23 में से आपके जो है वो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और 12 जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हम बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो दोज बॉडीज, अब प्रोटॉन की चार्जेस है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चार्जेस जो है वो है नेगेटिव। तो दोज बॉडीज विच कंसिस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, a body which consists of equal amount of positive charges and negative charges is considered to be a neutral body। अब ये बॉडी A जो है वो न्यूट्रल हो गई। इसी तरीके से बॉडी B जो है वो भी लेट सपोज करते हैं न्यूट्रल है। अब इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। अब हम एक्सटर्नल एनर्जी अगर अप्लाई करते हैं, अब एक्सटर्नल एनर्जी लेट सपोज करते हैं हम एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी देते हैं या सोलर देते हैं या फिर हम एक्सटर्नल एनर्जी विंड देते हैं, किसी न किसी तरीके से हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं टू मूव चार्ज। अब चार्ज की जब आप बात करते हैं, लेट सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉडी ए, रिमूव किया और मूव किया फ्रॉम बॉडी ए टू बी। अब क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन नीड्स मिनिमम एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम एटम एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन जो कि बाउंडेड है इन न्यूक्लियस, इट रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की चार्ज और प्रोटॉन की चार्ज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है रिमूव करके मूव करवाना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो रिक्वायर करता है मैक्सिमम ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो बाउंडेड है न्यूक्लियस में। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को प्रीफर करते हैं टू रिमूव एंड मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका बॉडी ए से रिमूव होगा तो यहां पर बॉडी ए में क्रिएट हो जाएगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा वहां पर आ जाएगा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है यहां बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन की बढ़तरी हासिल हो जाएगी। तो यहां पर बॉडी ए पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यहां पर बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन की बढ़तरी। तो जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगी तो वो उसमें उस बॉडी पर डोमिनेंसी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए वहां पर डोमिनेंसी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की। तो इस हिसाब से हम फिर बाद में कहेंगे कि ये बॉडी ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो बॉडी ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। बॉडी बी जो है वो हो जाती है नेगेटिव चार्ज बॉडी, क्योंकि यहां पर जो है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट हो जाती है। तो यहां पर अब आ जाता है, ये इन्वेस्टिगेट किया था चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम ने। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम। और ये जो कूलम्स लॉ है बिल्कुल सिमिलर है आपका न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में हम ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करते हैं बिटवीन टू बॉडीज बोथ हैविंग मासेस, बट वो हम कंसीडर करते हैं अनइक्वल मासेस। जैसे कि अर्थ का कुछ ना कुछ मास है और वो अट्रैक्ट करता है किसी भी दूसरी बॉडी को टू पुल टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो बिटवीन टू मासेस हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बिटवीन टू चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो कि प्लेस्ड हो किसी डिस्टेंस पर।
तो यहां पर कूलम्स ला जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जहां पर, यानी या मिसाल तो ये बॉडी है, बॉडी ए जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, और बॉडी बी है जिसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। तो इन चार्जेस का अमाउंट जो कैलकुलेट करके दिया है बाय यूजिंग टॉर्शन बैलेंस। तो यहां पर अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मालूम हो जाता है तो फिर यहां पर चार्ल्स टी अगस्टिन कूलम ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, और उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ यहां पर वाज़ेह लफ्जों में कहता है, यहां पर हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज करते हैं ये पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2। सही, न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। लेट सपोज करते हैं ये R इनके दरमियान पॉइंट डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके दरमियान कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो ये जितना डिस्टेंस दूर होगा इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होगा। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, बिल्कुल सिमिलर है आपके न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की तरह। और यहां पर हमें इनका अगर मैग्नीट्यूड भी मालूम हो, अगर इन दोनों का अमाउंट भी मालूम हो, तो इस हिसाब से भी आप क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है वो भी हमें मालूम हो जाता है। जिसको हम यहां कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो यहां पर कूलम्स लॉ कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। To remove the sign of a proportionality, we use here K, और इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये K आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन किया तो एक आपकी इक्वेशन बन गई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका बन जाता है कूलम्स लॉ। अब यहां पर जो K की वैल्यू है ये डिपेंड करता है मीडियम पर। लेट सपोज करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर फ्री स्पेस मीडियम, फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसमें जब हम K की वैल्यू को डिस्कस करते हैं, इसको जब हम K की वैल्यू को डिस्कस करते हैं तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं भाई फॉर फ्री स्पेस मीडियम। तो यहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर स्क्वायर पर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है। इसी के बेसिस पर आप निकालते हो K की वैल्यू, और K की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू आप जब पुटअप करते हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लगाते हो, और पाई की वैल्यू 3.14, और 4 से जब मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आपकी K की बन जाती है 9.1 इंटू 10⁻9। यह बन जाती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये K की वैल्यू अगर हम पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रहे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, अमंग टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस है, जिनका मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो मीडियम हो, इंसुलेटेड मीडियम, जिसको आप कहते हो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वो रबड़ भी हो सकता है, वो वुड भी हो सकता है, वो आपका
ऑयल भी हो सकता है, मस्ट राइट। तो अगर ये फ्लूइड मीडियम भी हो सकता है, उसके दरमियान जो है वो इंसुलेटेड मीडियम हो, फ्री स्पेस नहीं हो। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम सपोज करते हैं, अब ये मैं निकालने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें मीडियम यूज करते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो हम स्टूडेंट को कहते हैं कि इफ फ्री स्पेस मीडियम between two unequal point charges is filled up with insulated medium called dielectric medium, then what will be the effect on electrostatic force? ये आपका एक क्वेश्चन आता है। अगर फ्री स्पेस को फिलअप किया जाए, एम्प्टी स्पेस को फिलअप किया जाए किसी इंसुलेटेड मीडियम के साथ, किसी इंसुलेटेड मटेरियल के साथ, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये क्वेश्चन आता है आपका। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब के की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे। अब ये एप्सिलॉन क्या हो गया भाई? अब ये एप्सिलॉन आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर पर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो है कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन आर क्या हुआ? एप्सिलॉन आर आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ मटेरियल पर। लेकिन मटेरियल जो भी हो, इंसुलेटेड मटेरियल जो भी हो, इतना तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं होती, ग्रेटर देन 1 होती है। इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो फॉर एयर मीडियम इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, अगर मीडियम एयर हो तो। लेकिन अगर वो इंसुलेटेड मटेरियल है फिल्ड अप विद, तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो k की वैल्यू आपकी हो जाती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको हम पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में अगेन, तो जहां पर k की वैल्यू है। तो k की जगह पर हमने पुट अप किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन फ्री स्पेस। तो ये आपका फोर्स जो है वो वेरी हो रहा है, ये आपका फोर्स जो है वो वेरी हो रहा है। यहां पर हम लिख लेते हैं, ये आपका फोर्स जो है वो वेरी हो रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने अलग कर दिया, ये आपका हो गया 1/एप्सिलॉन आर। अब ये जो फोर्स है वो आपका है बिटवीन टू अमंग, फोर्स जो है आपका अमंग 2 पॉइंट चार्जेस है, जो कि इनका मीडियम है फ्री स्पेस। ये आपका फोर्स हो गया फ्री स्पेस मीडियम वाला, और जिसको आप डिवाइड करोगे एप्सिलॉन आर के साथ तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप लोगों ने बताया कि ये ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन वैल्यू, जो भी वैल्यू आप डिवाइड करोगे किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, या इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड अप विथ 2 डाइलेक्ट्रिक इन
यानी जो हम फिलअप करते हैं फ्री स्पेस को, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो आप इसका जवाब दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is decreased if free space medium is filled up with insulated material called dielectric medium. Dielectric medium. तो electrostatic force is decreased if free space medium is filled with insulated material called dielectric medium. तो with use of dielectric medium आपका electrostatic force जो है वो डिक्रीज होता है. अब इसके वेक्टोरियल फॉर्म पर आते हैं. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन होती है. अब किसी भी फोर्स को, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन. इसका अपना मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है. तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा. हाँ, अलबत्ता हम उसकी डायरेक्शन बताने में या इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं. तो अगर हम यूज करेंगे या इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में, तो फिर क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका वेक्टोरियल फॉर्म. कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म. तो ये आपका हो गया, ये हम एरो की साइन शो कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर हमने यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये आपका है यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो जो रिजल्ट होगा वो हो जाता है वेक्टर फॉर्म. तो ये आपका यूनिट वेक्टर विच represents the direction of electrostatic force. तो यहां पर डिपेंड करता है कि अब वो फोर्स कहां पर एग्जैक्ट हो रहा है. बॉडी ए पर A to B हो रहा है या B to A हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ता है. लेट सपोज करते हैं, अब जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस को जो कि हमने कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्ट कर रहा है किस पर? ऑन इलेक्ट्रॉन पर. तो न्यूक्लियस की डायरेक्शन यानी जो पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होगी, जो कि फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वो होगी टुवर्ड्स नेगेटिव. तो इसी के बेसिस पर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि ओरिजिनेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. तो यहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर हम चले जाते हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, ये पजेस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. अमूमन आप लोगों ने नोट किया गया एक एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व किया गया डेली लाइफ में कि टीवी की स्क्रीन की तरफ जब आप जाते हो, भले वो ऑफ भी हो, तो आपके बाल जो है वो टीवी की स्क्रीन पर चिपक जाते हैं. सर्दियों में हम जो है वो रेशम टाइप का कोई कपड़ा पहन लें तो वो जिस्म को चिपक जाते हैं. कंबल में से स्पार्क्स निकलते हैं जब हम छटकते हैं. तो ये अच्छा, जो किसी पेपर को हम, किसी भी क्लॉथ को हम जब साफ करते किसी भी मटेरियल को, तो उसमें कुछ रैशेस रह जाते हैं. तो ये इफेक्ट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के डेली लाइफ में. तो अब तो जितने भी अगर इसमें इस लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस किया, चार्ज के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे होती है, और आखिर में हमने कूलम्स लॉ को भी डिस्कस किया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच.